चीनी स्थानीय सरकारों को आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने खुद को गहरे कर्ज में डाल दिया और चीनी लोग इससे पीड़ित हैं। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, कर्ज से बाहर निकलने के लिए ऋण में और अधिक डूबती जा रही है। इसका एक हिस्सा पागल खर्च के लिए धन्यवाद है। चीन वास्तव में खर्चीले होने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन यह अपनी शून्य कोविड नीतियों के साथ जितना चबा सकता है उससे कहीं अधिक है। समाचार आउटलेट रेडियो फ्री एशिया के अनुसार वित्तीय विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि पिछले साल सार्वजनिक व्यय का लगभग एक तिहाई रोलिंग लॉकडाउन, सामूहिक संगरोध और अनिवार्य दैनिक कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रमों पर चला गया। ये बहुत अधिक पैसा है जो अधिक उत्पादक चीजों पर खर्च नहीं किया गया है। दूसरी ओर, जब आपके पास सत्तावादी शासन होता है तो कुशल अर्थशास्त्र इसकी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर नहीं होता है। जबकि इसे अभी भी शून्य कोविड खर्च के परिणामों से निपटना है, सिकुड़ते राजस्व मामलों में मदद नहीं कर रहे हैं। चीन एक आवास संकट के बीच में है, जो वास्तव में स्थानीय सरकारों को चोट पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चीन के प्रांतों को सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्चों को वहन करने के बावजूद कर लगाने की अनुमति नहीं है। रोडयाम समूह के अनुसार स्थानीय सरकारें 85% से अधिक व्यय के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कर राजस्व का लगभग 60% प्राप्त करती हैं। और महामारी के कारण कर राजस्व भी कम हुआ है। उन स्थानीय सरकारों को अधिक पैसा बनाने के लिए रचनात्मक समाधान निकालने होंगे। जब हमें जल्दी पैसे की जरूरत होती है और अपनी किडनी बेच देते हैं तो वे वैसा नहीं कर सकते जैसा हम सब करते हैं। क्योंकि यह चीन है। अंगों के लिए भुगतान क्यों करें जब आप उन्हें जबरन मुफ्त में काट सकते हैं? राजस्व बनाने के लिए स्थानीय सरकारें भूमि की बिक्री जैसी चीजें पर स्थायी रूप से करती हैं। चीन में सभी भूमि सरकार के स्वामित्व में है और इसे विकास के लिए आवंटित किया जाता है या आवंटित किया जाता है, इसलिए भूमि की बिक्री आय का एक बड़ा स्रोत है। वास्तव में केवल भूमि की बिक्री स्थानीय सरकार के राजस्व का 40% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। आवास संकट इसे संकट में डाल रहा है। पिछले साल भूमि की बिक्री से कुल आधिकारिक राजस्व में 23% से अधिक की गिरावट आई, लगभग $288 बिलियन का नुकसान हुआ। ये बिल्कुल चंप परिवर्तन नहीं है और प्रभाव व्यापक रूप से पहुंच रहे हैं। नतीजतन चीन के 31 में से 22 प्रांतों में 2022 में राजस्व में गिरावट देखी गई। अब शंघाई को छोड़कर हर प्रांत और नगर पालिका राजकोषीय घाटे की रिपोर्ट करती है। इसे ऊपर करने के लिए स्थानीय सरकारों के पास निपटने के लिए बहुत अधिक कर्ज है। जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने कहा है, शहर कर्ज संकट के कगार पर हैं और यह और बुरा होने वाला है। लेकिन मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया द ग्लोबल टाइम्स कहता है कि चीन के ऋण संकट की यह सारी बातें सिर्फ पश्चिमी भयावहता है। चीन की स्थानीय सरकार ऋण जोखिम नियंत्रणीय है, क्योंकि वे अपनी सभी समस्याओं के बारे में यही कहते हैं। एक पांडा एक चिड़ियाघर से टूट गया और आपके पोमेरेनियन को खा गया। ये सिर्फ पश्चिमी भयावहता है, लेकिन चीजें सभी हनकी डोरी नहीं है। S&P ग्लोबल के अनुसार पिछले साल 2/3 स्थानीय सरकारों पर उनकी आय के 120% से अधिक का ऋण था, जबकि 2018 में ये केवल 77% था। ये बीजिंग द्वारा निर्धारित अनौपचारिक ऋण सीमा से अधिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन की 31 प्रांतीय सरकारों पर 2022 के अंत तक लगभग $5.1 ट्रिलियन का बकाया है, जो 3 साल पहले की तुलना में 66% अधिक है। ये देखते हुए कि चीन हमेशा खुद को बेहतर दिखाने के लिए डेटा में बदलाव करता है, आप सबसे अच्छा शर्त लगा सकते हैं कि आधिकारिक रिपोर्ट जो कहती है उससे कहीं ज्यादा खराब है। आप जानते हैं कि चीजें खराब हैं जब चीन भी इस तथ्य को नहीं छिपा सकता है कि उस पर टनों पैसे बकाया है। इस साल की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट ने चीन की रिपोर्ट की तुलना में चीन के स्थानीय सरकारी ऋण को बहुत अधिक बताया। $5.1 ट्रिलियन के बजाय IMF स्थानीय सरकार के ऋण को $9.5 ट्रिलियन रखता है, जो देश की लगभग आधी अर्थव्यवस्था के बराबर है। वे जो बनाते हैं उसका आधा पहले से ही खिड़की से बाहर है। वे न्यूयॉर्क शहर में किराए पर क्या कर रहे हैं? यह एक मजाक है। अगर किसी को न्यूयॉर्क में किसी ऐसे अपार्टमेंट के बारे में पता है जिसकी कीमत आपकी कमाई से आधी है, तो मुझे उस मीठे सौदे के बारे में तुरंत बताएं। यह उससे भी बदतर है। चीन के छिपे हुए कर्ज के लिए धन्यवाद। वो छिपा हुआ ऋण कहां से आता है? मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। कोविड से पहले भी चीनी स्थानीय सरकारें बही खाते में बहुत सारा कर्ज जमा कर रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा कर्ज है जिसे वे गिन नहीं रहे हैं। क्या चीन किसी चीज पर नंबरों की हेराफेरी कर रहा है?
नहीं, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से उन्होंने कोविड से होने वाली मौतों की संख्या के बारे में कई मिलियन से अधिक या घटाकर झूठ बोला। लेकिन कर्ज? कभी नहीं। आईएमएफ स्थानीय सरकार के ऋण को लगभग 9.5 ट्रिलियन डॉलर रखता है, लेकिन यह भी कहता है कि ऋण वास्तव में उस राशि का दोगुना हो सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि चीन का वास्तविक सरकारी ऋण पिछले साल 18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें से लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर तथाकथित छिपा हुआ ऋण है। वैसे अगर आपने अभी अभी जोर से ताली बजने की आवाज सुनी है, तो यह आईआरएस के हाथ आपस में रगड़ना था, ये सोचकर कि किसी के पास इतना पैसा है। इस छिपे हुए ऋण को चलाना स्थानीय वित्तपोषण है, विशेष रूप से स्थानीय सरकार वित्तपोषण वाहन या संक्षेप में एलजीएफवी। एलजीएफवी स्थानीय सरकारों के स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं जो बीजिंग से विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटाते हैं। सीसीपी नगर निगम के अधिकारियों को बैंकों से उधार लेने या सीधे बाजार में बॉन्ड बेचने से प्रतिबंधित करता है। एलजीएफवी उन्हें इसके आसपास जाने की अनुमति देते हैं। चीनी सरकार ने विशेष रूप से 2008 के वित्तीय संकट के मद्देनजर चीन की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए स्थानीय सरकारों पर बहुत दबाव डाला है। लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय सरकारों के पास उनके द्वारा दिए गए बजट का उपयोग करने के लिए आवश्यक धन नहीं है। इसलिए वे एलजीएफवी का उपयोग सड़कों, पुलों, सबवे और दीर्घकालिक राज्य कल्याण परियोजनाओं जैसी चीजों पर सीधे खर्च करने के लिए करते हैं। निकेई एशिया के अनुसार एलजीएफवी बॉन्ड निवेशकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं क्योंकि उन्हें अंतर्निहित गारंटी देने के लिए माना जाता है कि स्थानीय सरकार उन्हें वापस भुगतान करने के लिए कदम उठाएगी, वाहन डिफॉल्ट होना चाहिए। और वास्तव में स्थानीय सरकारें खराब क्रेडिट को रोकने के लिए उन्हें चालू रखने के लिए काफी हद तक जाती हैं, जिससे उनके लिए बॉन्ड जारी करना अधिक महंगा हो जाएगा। एलजीएफवी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें से एक तथ्य यह है कि वे बहुत ही अपारदर्शी हैं और उन्हें ट्रैक करना कठिन है। जी, मुझे आश्चर्य है कि चीन में स्थानीय सरकारें ऐसी चीजों की ओर क्यों आकर्षित होंगी जो अपारदर्शी और ट्रैक करने में कठिन है। ओरिएंट कैपिटल रिसर्च के एक प्रबंध निदेशक एंड्रू कॉलियर एलजीएफवी को चीनी वित्तीय प्रणाली का ब्लैक होल कहते हैं। स्थानीय सरकार के राजस्व और व्यय के बीच की खाई को भरने के लिए उपयोग किया जाता है, ये देखते हुए कि चीन में कितनी सारी जानकारी एक ब्लैक होल में है। अगर चीन ने ब्लैक होल को चीनी क्षेत्र घोषित कर दिया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये समझ में आता है। वे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी चीज हैं जो जितना करते हैं उससे अधिक चूसते हैं। एक अन्य समस्या यह है कि एलजीएफवी विरले ही इतना लाभ कमाते हैं कि वे अपना ऋण चुका सकें। यही कारण है कि अधिकांश विलायक बने रहने के लिए निरंतर पुनर्वित्त और नकदी के बार बार इंजेक्शन पर भरोसा करते हैं। ये डेविड ब्लेन द्वारा भी बेजोड़ वित्तीय जादूगरी का कारनामा है। ये खतरनाक भी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार चीन की वित्तीय प्रणाली के लिए सबसे अधिक दबाव वाले संभावित जोखिमों में से एक ये संभावना है कि एलजीएफवी बॉन्ड बड़ी संख्या में डिफॉल्ट करना शुरू कर सकते हैं। चीन मानता है कि छिपा कर्ज एक बड़ी समस्या है। चीनी प्रीमियर ली केकियांग ने इस वर्ष के लिए चीनी सरकार के प्रमुख कार्यों में से एक के रूप में स्थानीय सरकारी ऋण जोखिमों को रोकना और कम करना सूचीबद्ध किया। ये खाद्य सुरक्षा में सुधार के साथ साथ दुनिया के निर्विवाद शासक बनने और टेड लेसो के इस सीजन को पकड़ने के साथ साथ उनकी टू डू सूची में है। ली ने कहा कि अधिकारियों को ऋण परिपक्वता के मिश्रण में सुधार करना चाहिए, ब्याज भुगतान के बोझ को कम करना चाहिए और मौजूदा ऋणों को कम करने के लिए काम करते हुए नए ऋणों के निर्माण को रोकना चाहिए। चीन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय पोलित ब्यूरो ने स्थानीय सरकार के ऋण प्रबंधन को मजबूत करने और छिपे हुए ऋण में सख्ती से वृद्धि को नियंत्रित करने का आह्वान किया। यहां तक कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने कहा, यह आवश्यक है। छिपे हुए ऋणों को रोकने और हल करने के लिए केवल एक चीज जिसे वो फुलाना चाहता है वह है जासूसी गुब्बारे। समस्या यह है कि स्थानीय सरकारें एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसी हुई हैं। वे विकास और बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव में हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं है, इसलिए वे ऋण को उन तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो क्यों न सिर्फ एलजीएफवी से दूर चले जाएं? पेकिंग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के रूप में बताते हैं, यदि स्थानीय सरकारें एलजीएफवी से दूर चली जाती हैं, तो इससे नुकसान का बोझ उन स्थानीय बैंकों पर पड़ता है जिन्होंने एलजीएफवी को पैसे उधार दिए थे और इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से वैसे भी उबारना होगा। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एलजीएफवी पोंजी योजनाओं की तरह लगते हैं, लेकिन वे पोंजी योजनाओं की तरह नहीं लगते। एक तरह का एवोकेडो पुडिंग एक औसत दर्जे के मिठाई पर $11 खर्च करने वाले भ्रमपूर्ण शाकाहारी की तरह नहीं लगता है। स्थानीय सरकारों को जल्द ही कर्ज का एक अच्छा हिस्सा चुकाना होगा और यह मुश्किल हो सकता है। यूबीएस कॉर्नर बॉक्स लोगो और वान ताओ में चीन के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि एलजीएफवी इस साल कर्ज चुकाने को लेकर काफी दबाव में है क्योंकि उनकी आय अक्सर रियल एस्टेट और जमीन की बिक्री से जुड़ी होती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मुख्य चिंता यह नहीं है कि शहर डिफॉल्ट होंगे और वित्तीय संकट को ट्रिगर करेंगे, हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
ये है कि शहरों को खर्च में कटौती करते रहना होगा, निवेश में देरी करनी होगी या लेनदारों को खाड़ी में रखने के लिए अन्य कदम उठाने होंगे, जो वर्षों तक विकास को बाधित करते रहेंगे। लेकिन ये कटौती पहले से ही हो रही है और यह आम चीनी नागरिकों की कीमत पर है। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। स्थानीय चीनी सरकारों के पास निपटने के लिए बहुत सारे छिपे हुए कर्ज हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आर्थिक विकास गति से आगे निकल जाएगा या कम से कम उनके बढ़ते कर्ज के बराबर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से काम करना कभी भी संभव नहीं था। तो उनका समाधान क्या है? अच्छा, क्या यह स्पष्ट नहीं है? अधिक पैसा खर्च करें। कई एलजीएफवी ने पिछले साल राज्य के बैंकों से अधिक उधार लेने और अधिक बॉन्ड जारी करने के दौरान डेवलपर्स द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने के लिए जमीन खरीदने की होड़ में चले गए। इस बीच सरकारी मीडिया ने कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। उदाहरण के लिए, आर्थिक उत्पादन के हिसाब से चीन के सबसे बड़े प्रांत ग्वांगडोंग ने घोषणा की कि वो 2023 में 1530 परियोजनाओं पर $1.20 ट्रिलियन का निवेश करेगा, और हेनान ने कहा कि वो 2500 परियोजनाओं पर $261 बिलियन खर्च करेगा। और चीनी परियोजनाएं हमेशा बड़ी सफल होती हैं और कभी भी पैसे की विनाशकारी बर्बादी नहीं होती है ना? बिल्कुल उनकी तरह। ओम या ओह, ठीक है, मुझे यकीन है कि यह काम करेगा। विचार यह है कि बुनियादी ढांचे में निवेश रहने की स्थिति में सुधार करता है, जो लोगों को पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में सुधार होता है और हर कोई खुशी से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये परियोजनाएं बेहतर जीवन स्थितियों में परिवर्तित हों। मानो बेकार सड़कों के निर्माण का चीन का इतिहास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। ये सड़क प्लेस्टेशन से प्लेटिपस से ज्यादा बेकार है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, प्लेटिपस एक्सबॉक्सेस पसंद करते हैं। वैसे भी यहाँ एक उदाहरण है। हेनान प्रांत में शांगचियू शहर ने कहा कि वो 701 परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा। ये कहने के बाद था कि उसने अपने कर्ज पर ब्याज का भुगतान करने के लिए $1 अरब खर्च किए थे, जो ये कहने का एक और तरीका था कि उसने अपने पूरे कर राजस्व का 1/3 सिर्फ कर्ज ब्याज पर खर्च किया। तो शहर 701 परियोजनाओं के लिए धन कैसे देगा? क्यों? ये शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार सुरक्षा, परिवहन और कई अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च में कटौती करने की योजना बना रहा है। ये शांगचियू द्वारा शहरी सौंदर्यीकरण परियोजनाओं और कहीं नहीं जाने वाली सड़कों जैसी चीजों पर टनों धन बर्बाद करने के बाद है। क्योंकि किसे चाहिए बुनियादी जरूरतें जब आपके पास हो, दिखाने के लिए कुछ नहीं? इस तरह की कटौती चीन में हर जगह हो रही है। इनमें से कुछ कटौती, विशेष रूप से चिकित्सा लाभों को कम करने वाले, ने वुहान, डालियान और ग्वांगझू में विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरों ने लोगों की तनख्वाह को प्रभावित किया है। यूनान में अधिकारियों ने कहा कि वे मुश्किल से अपना पेरोल बना सकते हैं। अल जजीरा ने बताया कि पूर्वी चीन में एक सिविल सेवक की तनख्वाह में 3 महीने की देरी हुई थी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एक सड़क सफाई कर्मचारी को कम से कम 7 महीनों के लिए करीब $320 का मासिक वेतन नहीं मिला था। हालांकि वे सरकार की गलती नहीं है। ये स्पष्ट रूप से पश्चिमी आतंक का काम है। अमेरिका को आपको डराने न दे, आपको अपने चेक मिल जाएंगे। कुछ अन्य वित्तीय तिमाहियों में शायद हालात इतने खराब हैं कि कैश स्ट्रैप्ड प्रांतीय और स्थानीय सरकारें पब्लिक स्कूलों की नीलामी कर रही हैं, निजी ठेकेदारों के साथ अनुबंधों में कटौती कर रही हैं और पेंशन में कमी कर रही हैं। और एक बार फिर सुंदर साम्यवादी यूटोपिया अपने आप में ढह जाता है। और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना ये शो अस्तित्व में नहीं होता। YouTube अक्सर इस चैनल से लोगों को विमुद्रीकरण, दमन और गुप्त रूप से अनसब्सक्राइब करता है। पेट्रियन पर शो में योगदान देकर, जिसे मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, उसमें शामिल हों। आपको ढेर सारे शानदार फायदे मिलेंगे, जिनमें मुझसे सवाल पूछने की क्षमता भी शामिल है, जिसका जवाब मैं शो में दूंगा। आज का प्रश्न कहां से आता है? ग्रेग शीन के बारे में हमारे प्रकरण के जवाब में। महान रिपोर्टिंग और व्याख्या ये बड़े और छोटे व्यवसायों के लिए इतना हानिकारक क्यों है, क्रिस? अधिक प्रकाश लाने और इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है? महान प्रश्न, ग्रेग। यदि आपने शीन पर हमारा एपिसोड नहीं देखा है, तो यह मूल रूप से एक चीनी फास्ट फैशन ऐप है जो चीन में सब कुछ सुपर चीट करके अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को कम करने में सक्षम है, संभवतः दास श्रम की मदद से। तो सबसे पहले इन चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल न करें। शीन, टेमू, टिकटॉक, उनमें से कोई भी। एक कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें आगे बढ़ा रही है और यह उनका उपयोग करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके बजाय चीन को छोड़कर कहीं से भी चीजें खरीदने की कोशिश करें। अल्पावधि में ये थोड़ा अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन दीर्घावधि में आपको अर्थव्यवस्था पर चीन के प्रभुत्व से अधिक कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें और उनसे भी करवाएं। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को लिखें और उन्हें बताएं कि आप उन चीनी आपूर्तिकर्ताओं को काटने पर कार्रवाई देखना चाहते हैं जो दास श्रम का उपयोग करते हैं, जो मूल रूप से उनमें से सभी हैं। और वास्तव में आपके लिए आवश्यक सभी कपड़े chinauncensored.tv/merchandise पर मिल सकते हैं। ये सभी बेहतरीन शर्ट चीन में नहीं बनी हैं।
आपके प्रश्न ग्रेग और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे।